ये कहानी माधवी की है। माधवी गांव में रहने वाली एक लड़की जिसकी किस्मत शायद बचपन से ही बहुत खराब थी। 6 साल की उम्र में ही उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसकी माँ ने उसका पालन पोषण बड़ी ही प्यार से किया। उसे कभी भी उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। समय बीतता गया और माधवी की उम्र 13 साल की हो गई। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गांव में कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है, तो गांव के सभी लोग माधवी की माँ को भी माधवी की शादी कर देने की सलाह देने लगे। समय बीता और माधवी की उम्र 14 की हो गई। उसके लिए भी एक अच्छे लड़के को ढूंढा जाने लगा और समय के साथ साथ उन्हें एक अच्छा लड़का मिल भी गया। किशन जी जो परदेश में काम किया करता था, उसका अपना एक छोटा सा घर था जिसमें किशन अपने माँ पापा के साथ रहा करता था, जिसमें शादी के बाद माधवी भी ऐड हो गई थी। शादी के 2 महीने बीत चुके थे। किशन का परिवार कमाने खाने वाला था। यदि कमाए ना तो घर का चूल्हा भी ना जले। किशन की जमा पूंजी शादी के कुछ दिनों के बाद खत्म होने लगी। उसने माधवी से बोला कि अब मुझे कमाने बाहर जाना होगा क्योंकि सारी जमा पूंजी खत्म होने ही वाली है। माधवी भी क्या ही बोल सकती थी। दबे मन से उसने भी हामी भर दी। अपने परिवार से विदा लेकर किशन कमाने निकल पड़ा। अब माधवी घर का सारा काम करती और अपने सास ससुर का भी बड़े ही प्यार से ख्याल रखा करती। ये शायद उसके जीवन में आने वाली तूफान से पहले की खुशी थी। किशन को गए हुए अभी कुछ ही समय बीते थे। किशन के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। माधवी क्या करती? दिन भर वो घर का काम करती और लगे हाथ अपने ससुर का ध्यान भी रखा करती। किशन को भी कुछ समय के बाद पैगाम भेजा गया और किशन वापस आ जाता है। किशन को आए हुए अभी कुछ दिन ही बीते थे, उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अभी हाल में ही तो किशन बाहर गया था। उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने पिताजी के 10 कर्म को कर सके। लोगों से कुछ उधारी ली और किसी तरह पिताजी का 10 कर्म खत्म हुआ। पिताजी के 10 कर्म के अभी कुछ ही दिन हुए थे कि किशन वापस कमाने चला गया। एक रात की बात है, माधवी को बारिश होने की आवाज आती है और उसे ध्यान आता है कि उसने आंगन में कुछ कपड़े सूखने के लिए डाले थे जो शायद बारिश से भीग चुके होंगे। वो उठती है और तेजी से दौड़ते हुए अपने गेट को खोलती है। जैसे ही वो अपना गेट को खोली, उसे आंगन में दिखाई देता है एक 10 फुट का लंबा आदमी जो सफेद धोती और पतली सी चादर ओढ़े खड़ा था। माधवी को लगा शायद ये उसके ससुर है जो उससे मिलने आए होंगे। माधवी ने उसे आवाज लगा दी। ये आवाज उसे नहीं लगानी चाहिए थी क्योंकि उसे क्या पता कि जिसे उसने आवाज लगाई है वो उसके ससुर है या कोई और। हल्की हल्की बारिश जो भी बहुत ही हल्की हल्की सी हो रही थी, अचानक से बहुत तेज हो गई। हवा जो मानो मंद मंद चल रही थी, अचानक से इतनी तेज होने लगी कि जिसमें माधवी भी उड़ जाए। माधवी ने किसी तरह खुद को संभाला और फिर से उसने कहा, ससुर जी आप मुझसे मिलने आए हो क्या? इतना कहने की देरी थी कि उस 10 फुट के आदमी ने माधवी की ओर देखा। उसे देखते ही माधवी के तो होश उड़ गए। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके मुंह से चीख निकल गई। माधवी की चीख सुनकर उसकी सास जो बगल वाले कमरे में सो रही थी, वो दौड़े दौड़े माधवी के पास आती है और माधवी से पूछती है, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ? माधवी बस जोर जोर से सांस ले रही थी, मानो जैसे कितने किलोमीटर भागकर आई हो। सास बार बार माधवी से पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। माधवी किसी तरह अपने सांस को संभाल कर बोली कि माँ वो 10 फुट का आदमी, देखो माँ उसकी कितनी सारी आंखें हैं। माधवी की सास ने अगल बगल देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर माधवी बोलती है कि मुझे लगा कि वहाँ पे पापा खड़े हैं, मैंने उन्हें आवाज लगाई और मैंने जो देखा, माँ मैंने जो देखा। इतना बोलते बोलते माधवी बहुत जोर जोर से रोने लगी। माधवी चिल्लाते हुए बोलती है, माँ उसके आंखों से निकला हुआ वो दांत देखो, माँ उसकी आंखों के बीच में से दांत निकल रहा है। वो दांत मुझे खाने वाले हैं, वो दांत मुझे खाने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा है। माँ मुझे बचाओ माँ। माधवी की सास कुछ समझ पाती, इतने में माधवी और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि माँ देखो वो मेरे नजदीक आ रहा है, माँ वो मेरे नजदीक आ रहा है। माधवी की सास ने किसी तरह माधवी को संभाला और उसे कमरे में ले गई। कमरे में गंगा जल रखा हुआ था। माधवी की सास ने उस गंगा जल को माधवी को पिलाया और थोड़ा सा गंगा जल माधवी के ऊपर छिट डाला। गंगा जल जैसे ही माधवी के ऊपर पड़ा, माधवी शांत हो गई। किसी तरह रात बीती और सुबह सुबह जैसे ही उसकी सास उठी, उसने माधवी को कहा, नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज हमें मंदिर जाना है। माधवी जो हमेशा पूजा पाठ करने वाली थी, आज उसे बिल्कुल भी पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था। वो ऊपरे मन से मंदिर गई और बस जाकर किसी तरह पूजा कर घर वापस आ गई। घर आते ही वो बिस्तर पर सीधा जाकर लेट गई। माधवी की सास को
लगा शायद उसकी तबीयत खराब है, उन्होंने उसे सोने दिया। उन्होंने खुद ही खाना बनाया। जैसे ही खाना बनाकर वो उठी, वो माधवी के पास जाकर बोली कि बेटा मैं अब कपड़ा धोने जा रही हूँ, तो तुम्हें भूख लगी हो तो खा लेना। माधवी ने उठकर कहा नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना। माधवी की सास हंसते हुए घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद जैसे ही माधवी की सास घर में आती है तो वो देखती है कि जितना भी खाना बना हुआ था वो सारा खाना बर्तन से गायब था। बर्तन में एक दाना चावल भी नहीं था, मानो जैसे किसी ने पूरे बर्तन को जीभ से चाट कर साफ कर दिया हो। माधवी सामने लेटी थी, वो तस से मस नहीं हो रही थी। माधवी की सास को लगा कि खाना चला कहाँ गया, शायद माधवी ने खाया होगा। पर इतना खाना माधवी कैसे खा सकती है? ऐसा 1-2 दिन से होने लगा। रोज माधवी की सास खाना बनाकर बाहर जाती और ना जाने कौन आता और सारा खाना चट कर जाता। ऐसा होते हुए 12-13 दिन बीत गए और आज माधवी की सास ने ठान लिया कि आज तो मैं पता लगा करके ही रहूंगी कि ये खाना जाता कहाँ है। रोज की तरह माधवी के पास उसकी सास जाकर बोलती है, माधवी आज मैं घर में खाना नहीं बनाने वाली, आज मैं बगल के घर से खाना बनाकर लाऊंगी, क्या तुम खाना खाओगी? माधवी ने खाना खाने से साफ मना कर दिया। माधवी की सास बगल के घर में गई, वहां से खाना बनाकर लाई और खाना को कमरे के एक कोने पे रख दिया। खाना को बगल में रखकर जैसे ही उसकी सास कमरे से बाहर आई और पलटकर पीछे देखा तो वो जो देखती है वो देखकर वो अवाक हो गई। उसने देखा कि माधवी किसी जानवर की तरह खाने को खा रही है। मुंह से, हाथ से, पैर से, पूरे शरीर पर खाना ही खाना लगा हुआ था और खाना को वो ऐसे निगल रही है जैसे वो सदियों की भूखी हो। खाना जो पन्नी में रखा था वो पन्नी को भी ऐसे चबा रही थी जैसे वो पन्नी को भी खा ही जाएगी। और अजीब सी बात ये थी कि इतना खाना खाने के बाद भी माधवी सूखते जा रही थी। माधवी की सास को समझते टाइम न लगा कि आज तक जो इतने दिनों से घर में खाना गायब हो रहा था वो माधवी ही खा रही थी, पर इतना खाना खाने के बाद भी माधवी सूखती क्यों जा रही है वो कुछ समझ पाती। इसी कश्मोकश में उन्होंने सोचा क्यों ना मैं किशन को बुला लूं, किशन ही शायद इससे बात करे कि इसे हो क्या गया है। उन्होंने किशन को बुलावा भेजा और किशन के आते ही उन्हें सारी बातें कह सुनाई कि कैसे माधवी पिछले 12-13 दिनों से सारा खाना घर का अकेले ही खा जाती है। उन्हें खाने के लिए भी बगल वाले लोगों से मांगकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। किशन को लगा कि माँ पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। खाना पीना, खाना तो सही बात है, पर इतना खाना माधवी कैसे खा सकती थी? और माधवी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ना जाने उसे कितने दिनों से खाना ना मिला हो। किशन ने माँ को कहा कि माँ तुम शांत रहो, मैं आ गया हूँ ना, मैं देखता हूँ कि क्या होता है। खाना पीना खाकर, क्योंकि रात हो गई थी, किशन अपने कमरे में सोने चला गया। किशन जैसे ही अपने कमरे में गया और माधवी के पास जाकर बैठा तो माधवी तुरंत उठी और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। किशन को लगा शायद माधवी गुस्सा है। किशन ने माधवी को बड़े प्यार से कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, वो पागल हो गई है, तुम आओ मेरे पास माधवी। माधवी किशन की बात को सुनकर हिली तक नहीं और जैसे ही किशन उसके पास जाकर वापस से बैठा वो वहां से वापस दूर भाग खड़ी हुई। किशन को लगा कि शायद वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा है। किशन बगल में रखी एक खाट पर सो गया। उसकी नींद रात के तकरीबन 1:30 बजे खुलती है। एक अजीब सी आवाज और एक अजीब सी महक पूरे कमरे में फैल गई। माधवी ही वो अजीब सी आवाज निकाल रही थी। उसके सारे कपड़े खुले हुए थे, पूरे शरीर पर लाल लाल निशान थे, मानो किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा हो। किशन ये देखकर चौंक गया और जोर जोर से माधवी को हिलाकर उठाने लगा, पर जैसे ही माधवी ने आंख खोली वो किशन को जोर से लात मारती है और वहाँ उसे अपने पास से हटा देती है। लात लगते ही किशन दूर जा गिरा और उसे माधवी की आवाज सुनाई देती है, किसी मर्दानी सी आवाज में, जैसे मानो कोई 80 साल का बूढ़ा मर्द बोल रहा हो। तुमने मुझे छुआ कैसे? मैं उसकी हूँ, वो मुझे ले जाएगा, देखना वहीं तो कोने में खड़ा है वो। हा हा हा, जोर जोर से हंसने लगी और किशन के तो होश ही उड़ गए थे जब माधवी ने ये कहा, तेरे बाप को भी तो मार दिया और अब इसकी बारी है, इसे भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे लेकर आए थे और मुझे भूल गए, मुझे भोग देना था ना, और मुझे इतने दिनों से भूखा छोड़ दिया। मैं सबको खा जाऊंगा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगा और ये तो मेरी है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। किशन अपनी माँ को बुला कर लाता है और फिर से माँ ने माधवी को गंगा जल पिलाया। माधवी इस बार गंगा जल पी नहीं रही थी, किसी तरह जबरदस्ती किशन और किशन की माँ ने मिलकर माधवी को गंगा जल पिलाया। जब माधवी गंगा जल नहीं पी तो किशन की माँ ने सारा का सारा गंगा जल माधवी के ऊपर उड़ेल दिया। गंगा जल माधवी के ऊपर जैसे ही उड़ेला गया, माधवी जोर से चिल्लाते हुए धाम से नीचे गिरी। किशन ने देखा
कि माधवी बेहोश हो चुकी थी। किसी तरह रात बीती। सुबह होते ही माधवी को लेकर किशन और उसकी माँ पीर बाबा के दरगाह पर पहुंचते हैं। वहाँ एक मौलवी जी थे जिनका बहुत नाम था। लोग यहाँ तक कहते थे कि उन्हें देखने मात्र से ही भूत प्रेत जिन पिशाच सब पनाह मांगते हैं। सभी तुरंत भाग खड़े होते हैं। पर आज मामला कुछ अलग था। माधवी को देखकर मौलाना अपने 3 चेले के साथ उसके पास आते हैं और उसे घेर लेते हैं। तीनों बैठकर अपनी अपनी क्रिया करने में लग जाते हैं और उस पर काबू पा लेते हैं। जैसे ही उन्होंने माधवी पर काबू पाया तो वो किशन को बताते हैं कि माधवी पर एक प्रेत का साया है जो माधवी के साथ पिछले कई दिनों से दुष्कर्म कर रहा था। थोड़ी और क्रिया पूरी हुई कि माधवी होश में आती है और होश में आते ही किशन को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, किशन किशन, वो 10 फुट का आदमी जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं, वो मुझे खा जाएगा। वो रोज मुझे खाता है किशन। वो मेरे पूरे शरीर को खाने की कोशिश कर रहा है। देखो देखो, वो तुम्हारे बगल में ही तो खड़ा है। देखो कैसे उसके चेहरे पे बस सिर्फ आंखें ही आंखें हैं। देखो कैसे उसके आंखों के बीच में से वो बड़े बड़े दांत निकल कर मुझे खाने आ रहे हैं। वो मुझे घूर रहा है किशन, बचा लो मुझे, बचा लो किशन। इतना कहकर अचानक से माधवी बहुत जोर जोर से अजीब सी आवाज में हंसते हुए मौलवी की ओर देखती है और मौलवी को देखते हुए बोलती है, तू मुझे काबू करेगा, तेरे बस की बात नहीं है। इतना सुनने की देरी थी। जैसे ही मौलवी ने पलट कर देखा, वो 10 फुट का आदमी किशन के बगल में ही खड़ा था। मौलवी ने चिल्लाया, ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई आम प्रेत नहीं है, ये ब्रह्म राक्षस है, और वो भी कुलपति, सारे ब्रह्म राक्षसों का राजा। इतना बोलना ही था कि माधवी हंसते हुए मौलाना को देखकर बोली, क्या रे अब्दुल्ला, तेरी दूसरी बीवी ठीक है ना? पेट से है ना? वो खत्म कर दूं क्या उसे? और तेरी पहली बीवी से तुझे एक बेटी भी तो है। इतना सुनते ही मौलवी दरगाह से भाग खड़ा हुआ। माधवी जोर जोर से हंसने लगी और किशन की ओर देखकर बोली, तेरा बाप लाया था मुझे, मैं खुद नहीं आया था तेरे घर। वो मुझे रोज भोग देने का वादा कर मुझे लाया था और पुश्तों तक वो मेरी सेवा करने वाला था, पर वो मुझे लाकर भूल गया। उसने मुझे भूखा छोड़ दिया। बदले में इसे तो मैं ले जाऊंगा अपने साथ, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। किशन और उसकी माँ कुछ समझ पाते। इतने में वो देखते हैं कि माधवी वहां से उठती है और दौड़ते हुए जंगलों में ना जाने कहां गायब हो जाती है। किशन को लगा कि शायद वो घर गई होगी। किशन और उसकी माँ दौड़ते हुए घर पहुंचते हैं, पर घर पर माधवी नहीं थी। दोनों बहुत परेशान थे। समय बीता और आज तक माधवी का पता नहीं चल पाया है। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही किशन की माँ का भी देहांत हो गया और किशन रोज घर से दरगाह और दरगाह से घर इस उम्मीद में करने लगा कहीं आज उसे उसकी माधवी ना मिल जाए, पर माधवी आज तक उसे नहीं मिली। लोग यहाँ तक कहते हैं कि माधवी के इंतजार में किशन आज भी रोज दरगाह आता है और घंटों दरगाह के गेट पर बैठ के माधवी का इंतजार करता है, पर माधवी आज तक नहीं आई।